हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय करेंगे। तो मैं इस यानी कि इस क्या कहते हैं यार, इस स्टोरी का द पावर ऑफ मनी का मैं लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग को ये पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने गलत किया, इसको इतना लॉन्ग बनाने के बाद मुझे तो वन शॉट में ही ख़त्म कर देना चाहिए। फिलहाल अब मैं इतना लंबा बनाऊंगी ही नहीं, भग इससे अच्छा मेरा वन शॉट ही ज़्यादा बेहतर है। चलो छोड़ो इन सब बातों को। पिछले पार्ट पे हम लोगों ने छोड़ा था कि कैसे श्याओ और उसके सारे दोस्तों ने मिलके बिंग को और वांग जी को एक ही रूम में बंद कर दिया था और दोनों को कहा था कि जब तक वो दोनों एक दूसरे को मना नहीं लेते जब तक वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, और वो लोग वहाँ से ऐसा ही चले जाते। चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विंग जो कि उसके आंखों से आंसू गिरने लगे होते हैं वांग जी के मुझे कन्फेशन सुनने के बाद। यह कन्फेशन अगर वो उसे 5 साल पहले कर चुका होता तो आज वो लोग साथ होते, उनके साथ उनकी फैमिली होती, सब कुछ होता। वो आज ऐसे इस मुकाम पे नहीं खड़े हुए होते। और वांग जी के विंग के आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे होते। यह देखकर तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो विंग को आगे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और उसे शांत करने लगता है और कहता है प्लीज़ वांग जी, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बस एक चांस मुझे दे दो। मैं अब एक छोटी सी भी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ वांग विंग, बस एक चांस अब मुझे दे दो प्लीज़ विंग। और उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को हक करे रहते हैं। अब वांग जी को विंग अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हो गया। वो जब यहाँ से वो लोग चले गए होते हैं, विंग दिन रात मेहनत करता, वो जान चुका होता है कि अब ज़िंदगी में पैसों से ज़्यादा अहमियत किसी भी रिश्ते की नहीं है। द पावर ऑफ मनी, मनी ही है जो बहुत ही ज़्यादा पावर है। मनी नहीं तो कुछ भी नहीं, और मनी से पूरी दुनिया खरीद जा सकती है। इसलिए उसने सोच लिया था वो इतना इतना ज़्यादा खुद को काबिल बनाएगा, खुद के पास इतना ज़्यादा मनी लाएगा कि पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी। वो बस यही ठान चुका होता है और वो दिन रात मेहनत करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग ला रही होती है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अब अच्छे से रहने लगे होते हैं। एक दिन कांसेसन जो कि मार्केट से आ रही होती है, तभी उसका वो ध्यान नहीं देती है क्योंकि वह फ़ोन पे बात करते हुए आ रही होती है। और अचानक से एक कार जो कि उन्हें टक्कर मारने वाली होती है, तभी एक बच्ची जो कि 11 से 12 साल की होती है, वो जल्दी से आकर कांसेसन को धक्का मार देती है और उसे बहुत ही चोट लग जाती है। कांसेसन यह देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से उस बच्ची को उठाकर वहाँ से चली जाती है हॉस्पिटल के लिए, और वो डॉक्टर्स को कहती है कि प्लीज़ जल्दी इस बच्चे का ट्रीटमेंट करें। वो डॉक्टर्स भी जल्दी जल्दी उस बच्चे को ट्रीट करने लगते हैं। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका फोरहेड पे थोड़ा चोट लगा होता है और उसके हाथ पैर थोड़े थोड़े छिला चुके हुए होते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पे डॉक्टर्स जब बाहर निकलते हैं बच्चे की ट्रीटमेंट करने के बाद, तो वो लोग आते हैं और कहते हैं कि क्या वो बच्ची ठीक तो है ना। इस पर वो लोग कहते हैं हाँ ठीक तो है, मगर उसके सिर पे थोड़ा ज़्यादा ही चोट लगा है। अब मुझे नहीं लगता कि यानी कि मुझे लगता है शायद टेम्परेरी उसकी याददाश्त भी जा सकती है। यह सुनने के बाद तो कांसेसन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उनकी वजह से क्या हो गया। अगर वो रोड पे ध्यान दे के चलती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बस यानी कि अंदर उस रूम में देख रही होती उस बच्ची को। जब उन लोग को यानी कि विंग को विचांग को पता चलता है कि कांसेसन हॉस्पिटल में, तो वो दोनों ही जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। विंग घबराते हुए आता है अपने मदर के पास, कहता है मम मम ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। इस पर कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी वजह से एक छोटी सी बच्ची को इतना तकलीफ सहना पड़ रहा है। इसमें विंग कहता है मदर आप कहना क्या चाहती हो। तब कांसेसन उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे वो रोड से पार कर रही थी। अगर वो इतना केयरलेस नहीं होती तो आज वो बच्ची को इतना चोट नहीं लगा था। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मदर को आंसू को पोंछता है और उन्हें हक कर लेता, कहता है मदर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बस एक डेस्टिनी लिखा हुआ था, जो होना था सो हो गया। और वो लोग ही अंदर जाते हैं, वो देखते हैं उस बच्ची को जो कि बहुत ही अभी पीसफुली सोई हुई होती है क्योंकि उसे इंजेक्शन दिया हुआ होता है। और वो लोग बस उसे देख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है विंग को देखने में। विंग उसके पास जाके उसके सिर को सहलाता है और कहता है कि मदर ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, कि इसका मॉम डैड नहीं है जो कि अब तक नहीं आया। तो इस पर वो कहते कि नहीं अब तक तो कोई भी नहीं आया, और अब हम क्या करेंगे। अब हम इसे अगर इसको याद रहा तो हम लोग इसे पूछ भी सकते हैं, नहीं तो क्या क्या करेंगे हम उसके बाद। इसमें विंग कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मदर, मैं पता लगाता हूँ इसके बारे में। विंग अब तक इतना तो स्टेबल हो चुका था कि उसने अभी अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली हुई होती है जिसके लिए वो इतना ज़्यादा मेहनत किया करता था, और वो कंपनी अच्छे खासे अब वो विंग ग्रो भी कर रहा होता है। विंग जब उस बच्चे के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक अनाथ है और अनाथालय में
पढ़ा करती थी, उस दिन वो अपने यानी कि स्कूल से घर ही जा रही होती, तब उसने कांसी सरण को बचाया होता है। इससे कांसी सरण को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब वो उसे देखती है, वो लोग सब बैठे हुए थे, वो बस उसे होश में आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। 2-3 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। धीरे-धीरे अब वो बेड पे लेटी हुई बच्ची अपना आँखें खोल रही होती है और बस इधर-उधर देख रही होती है। तभी कांस्य सनन उसे देख लेती है। वो उसके पास जल्दी से जाकर उसे उठाकर आराम से बैठाती है और उससे कहती है, "बच्चा तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें ज़्यादा चोट हो लगी है? दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है?" वो ऐसा ही उसे पूछ रही थी, उसे कंसल्ट कर रही होती है। वो जो बेड पे थी बच्ची, उसे लगता है कि ये उसकी मदर है। वो उसे हग कर लेती है बहुत ही टाइटली, कहती, "मम्मा मुझे पेन हो रहा है, यहाँ हेडेक मेरे सर पे पेन हो रहा है और मुझे यहाँ पे भी पेन हो रहा है।" और कांसी सर वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने यानी कि सडनली उसे हग कर लिया था और मम्मा कहकर बोल रही होती है। कांसी सर बस उसे देख रही थी और उस बच्चे को अपने गोद में बैठा लेती है और उसका चीज़ को सहलाने लगती है। जब उसने उसे मदर कहा था तो उसके अंदर मदरली इंस्टिंक्ट्स जाग चुके होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि सच में कि वो उनकी बेटी हुई है। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है उसे देखकर। उसकी आँखें सिल्वर कलर की इतनी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची थी। तो कांसी सरण को तो उसे हल्की झलक उसमें विंग की ही नज़र आ रही होती है क्योंकि वो हल्का-हल्का विंग की जैसी ही लग रही होती है। उन्हें वो उसे देखकर बस यही सोच रही थी कि उनका अगर दूसरा बेबी होता या उनकी बेटी होती तो वो ऐसा ही विंग की ऐसा ही दिख रही होती। और वो बस कांसी सरण उसे देख रही होती और वो उसे बोलती, "हाँ, मैं तुम्हारी मदर हूँ।" क्योंकि वो उनका बिल्कुल भी दिल नहीं किया था कि वो इसे बोले कि नहीं उसकी मदर नहीं है। वो भी वांग यानी कि उसकी बहुत ही अच्छे से ख्याल करने ध्यान रखने लगती है और उसे खिलाती भी है विंग और वांग विचांग से जो कि अभी बाहर थे, गए हुए थे कुछ काम के लिए। विचांग से को तो विंग ने भेज दिया होता है कि वो मदर को लेके आ जाएगा और वो वहीं पे दवाई-ववाई लेने के लिए कुछ गया होता है नीचे और वो जब आता है अंदर तो वो देखता है अपनी मदर को कि कैसे वो उस बच्चे के साथ खेल रही है और उसे बहुत ही प्यार से समझा रही है। का यानी कि विंग को बहुत ही अच्छा लगता है। विंग अभी 20 ईयर्स का था और वो इस बच्ची को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो आता है वहाँ पे कहता है, "क्या हुआ?" सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं और वो बच्ची जो कि विंग की तरफ बहुत ही कन्फ्यूज़ली देखती है और कहती है, "मम्मा ये कौन है?" तो विंग यह देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उसे उसकी मम्मा को मम्मा कहा और वो बस कांस्य सरण की तरफ देख रहा होता है। कांस्य सरण जो कि उसके उस बच्चे के सिर पे सहलाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा गगा है, तुम्हारा विंग गगा। तो क्या तुम अपने विंग गगा को भूल गए? वो कहती है, हाँ, लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ये विंग गगा है। इस पे वो कहते हैं कि कितनी शैतान हो तुम, अपने भाई को फिर से अपने गगा को परेशान कर रही हो और ये तुम्हारे गगा है, बड़े गगा, वी गगा। वो विंग गगा को देखती है और वो बड़ी सी स्माइल करती है। विंग उसे देखकर उसका भी वो दिल में बहुत ही अच्छा लगता है। उसे भी एक छोटी-सी बहन का एहसास होता है और वो उसे कहता है, "कैसे है मेरे लिटिल बाबा?" तो इस पे वो कहता है कि, "मैं ठीक हूँ गगा, अब मुझे भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए नहीं लाए?" तो वो कहता है, "हाँ, मैं लाया हूँ ना, तुम्हारे लिए देखो मैं सूप लाया हूँ।" और कंसेशन उसे पिलाने लगती है। वो उसके बाद उसे थोड़ा मेडिसिन देती है और सुला देती है। इस पे उसके बाद वे उन्हें पकड़ कर थोड़ा साइड में ले जाता है और पूछता है कि मम्मा ये क्या है? तो इस पे उसने कहा कि उसकी याददाश्त अब सच में थोड़ी समय के लिए जा चुकी है और कैसे उसने उड़ते के साथ उसे गले लगाकर मम्मा कहा जिसकी वज़ह से वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाई और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। वो उसे इस बच्ची बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो कहती है कि मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। बिंग तुम्हें क्या लगता है? तो इस पे विंग कहता है, "मम्मा आप जो करोगी सही करोगी।" और उसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है उस बच्ची को देखकर। वो कहती है कि ठीक है, आप इसे अडॉप्ट कर लेते हो। वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मेरी बिल्कुल लिटिल सिस्टर की जैसी लग रही है। इस पे वो कहते हैं, "हाँ, इसके थोड़े-थोड़े फेशियल तुम्हारी जैसी ही है।" इस पे कहते हैं, "हाँ, मुझे लग तो रहा है मेरी जैसी हल्की है।" वो दोनों ऐसे करके स्माइल करते हैं और वो दोनों ही उसे देख रहे होते हैं। वो लोग सोच चुके होते हैं कि वो इसे अडॉप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद विंग कहता है, "मम्मा आपने सब चीज़ तो सोच लिया लेकिन इसका नाम सोचा? जब ये पूछेगी कि मेरा नाम क्या है तो आप क्या कहोगे?" तो वो कहती है, "उसका नाम होगा वी शाओ।" वो कहता है, "वी शाओ।" तो कहता है, "हाँ, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया?" तो कहता है, "हाँ मम्मा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही क्यूट नाम है।" तो कहते हैं, और वो ऐसे ही उसके साथ बैठे होते हैं। कांग से सर और विंग उसे लेकर अपने घर के लिए चले जाते हैं। विंग का ये क्या कहते हैं यार शाओ जो कि पूरे रास्ते उन दोनों को परेशान करते हुए आ रही होती है। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है कि हाँ, उनके लाइफ में अब एक और मेंबर नया जुड़ चुका होता है और वो उसे ऐसा ही ये पूरी रात सब चीज़ समझाते हुए उसे संभालते हुए वो दोनों ही अंदर घर में आ जाते हैं। आते हुए बीच-आँख से उसे देखते हैं और वो देखते हुए कहते हैं कि ये सब क्या है? और इतना ज़्यादा शियाओ परेशान कर रही होती है और वो कुछ देर में थक कर वहीं सो चुकी होती है जिसकी वज़ह से विंग उसे अपनी गोद में उठाया हुआ होता है और आँख से बीच आँख से को साइड में ले जाकर सब कुछ बता देती है। इस पे बीच आँख से भी कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो
कुछ जो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। वो लोग ऐसा ही जाकर हॉस्टल में और शाव को अडॉप्ट कर लेते हैं। इस पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, शाव को अपने फैमिली में एक न्यू मेंबर को ज्वाइन करता हुआ। और विंग उसके तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा होता है, क्योंकि विंग उस वक्त वांग जी से टूटा हुआ था। इसकी वजह से वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अकेला फील करता है। लेकिन शाव हमेशा ही उसे परेशान किया करती थी। वो कहीं पे भी जाता था, शाव वहाँ पे पहुँचाया करती थी। शाव को ऐसे देखकर विंग को बहुत ही अच्छा लगता था। उसे अब धीरे धीरे वांगजी से यानी कि वांगजी के गम से उभर रहा होता है, और वह विंग के यानी कि शाव के साथ अपना आगे कराता है कि वो अब अपने लिटिल सिस्टर के साथ ही थोड़ा ध्यान दिया लग रहा होता है। और वो धीरे धीरे अब वांगजी के गम से बाहर निकल रहा होता है। कब शाव उसकी पूरी दुनिया बन जाती है, उसे खुद समझ में नहीं आता है। वो अपने मॉम डैड से भी ज़्यादा अब शाव के क्लोज आ चुका हुआ होता है। और शाव बस विंग को विंग के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसे हमेशा ही विंग के साथ बहुत ही अच्छा फील हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिवली फील हुआ करता था। क्योंकि विंग हमेशा ही उसे हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करता था। जो भी उसे परेशान किया करता था, विंग हमेशा उसे बचा लिया करता था, और वो विंग के साथ ज़्यादा ही रहा करती थी। इसी वजह से वो दोनों ही कब इतने क्लोज आ गए किसी को भी पता नहीं चला। और विंग शाव के लिए किसी को भी नहीं कि उसके लिटिल बाबा को अगर कोई परेशान करता तो वो उसे छोड़ता बिल्कुल भी नहीं था। शाव वो दोनों ही उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो चुकी होती है। इस पे उन दोनों को भी बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो ये बच्ची जो कि उनके लाइफ में आई है, तो उनके बेटे को उस गम से कम निकाल तो पाए। वो लोग भी बहुत ही हैप्पी होते हैं विंग के लिए। अच्छा ही ऐसा ही कुछ समय बीत रहा होता है। एक दिन वो हो जाता है जिसकी उन लोगों ने उम्मीद भी यानी कि उन लोगों ने सोचा भी नहीं होता। उनकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि विंग यानी कि अब तक यानी कि शाव को अडॉप्ट करने के बाद लगभग अब 3 साल बीत चुके होते हैं। शाव जो कि 15-14 साल की हो चुकी हुई होती है, और वो ऐसे ही कॉलेज में यानी कि अपने हाई स्कूल में पढ़ रही होती है। और तभी उसके पास एक कॉल उसके पास कॉल आता है, और उसके पास एक टीचर भी आते हैं जल्दी से। और वो शाम को कहते हैं कि उसे घर जाना होगा, क्योंकि उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट हो गया। ये सुनने के बाद तो शाम का पूरा दुनिया ही हिल जाता है। उसके मॉम डैड वो जल्दी से भागती है वहाँ से, और विंग के ऑफिस में पहले वो जाती है, क्योंकि विंग का ऑफिस उसके कॉलेज से कुछ दूर पे ही था। और विंग जो कि उसे खुद पता चल चुका था, वो भी शाव को लेने आ रहा होता है। वो दोनों ही जल्दी से कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में वो लोग देखते हैं कि बी चांगचे और कांगसे सर उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा मिजेबल है। वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और शिया जो कि शाव वो जो कि वो तो रोने ही लगती है, और कहती गगा मम्मा डैडा को कुछ होगा तो नहीं ना गगा। इस पर शाव अभी कहता है नहीं कुछ भी नहीं होगा, अब मम्मा डैडा जल्दी से ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। हाँ, अब वो डॉक्टर्स को बोल रहा होता है कि प्लीज़ जल्दी जो करना है वो कीजिए, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं ला कर दूंगा, प्लीज़ उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। ऐसा ही कुछ देर तक ऑपरेशन चलते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, हमने ऑपरेशन तो कर दिया है अभी। और शाव जो कि पूरी रात वैसे ही वहाँ पे बैठे होते हैं। शाव तो 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। इतने सालों में उसकी याददाश्त आ चुकी हुई होती है, और उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वो होता है, खुशी मिलता है कि हाँ अब उसके मॉम डैड उसका एक गगा भी है। और उसे बहुत ही अब लोनली फील नहीं हो रहा है। उसकी एक फैमिली थी छोटी, और आज वो फैमिली उससे दूर होने वाली होती है। इसी वजह से उसे और भी ज़्यादा रोना होता है। इतनी जल्दी गॉड इतनी ज़्यादा उस पर क्रूअल क्यों हो रहे होते हैं। उसके आज ही तो अब मॉम डैड मिला, और वो इतनी जल्दी उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, और वो बिंग को बस बोलती है कि गगा गगा मम्मा डैडा को ठीक कर दो ना, गगा प्लीज़ मम्मी मम्मा डैडा के साथ रहना है। और वैसे ही रो रही होती है विंग। उसकी हालत भी कुछ खराब अच्छी नहीं थी, वो खुद परेशान था। वो खुद घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि उसके मॉम डैड वो खोना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही 3 से 4 घंटा बीत जाता है। कांसेसर जिसकी आंखें अब धीरे धीरे ओपन हो रही होती हैं, और वो भी शाव शाव ऐसे ही कर रही होती है। डॉक्टर जाके उन दोनों को बताते हैं कि ये उनकी मदर को होश आ गया, वो उन दोनों को बुला रही है। वो दोनों ही जल्द से अंदर जाते हैं, और शाव जो कि और विंग जो कि वो दोनों ही देखते हैं कि पूरे पट्टी में लपटे हुए उसके मदर वहाँ पे लेटी हुई है। ये देखने के बाद तो वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। शाव तो और भी ज़्यादा जल्दी से जाती है दौड़ के, और कांगसी सरन को पकड़ के रोने लगते हैं, कहते हैं मम्मा आपको कुछ होगा नहीं, मम्मा सब अब जल्दी से आ जाओ, शाव को आपके साथ खेलना है, शाव को आपके साथ घूमने जाना है। वो ऐसे ही रोने लगती है बहुत ही ज़्यादा। शाव यानी कि कांगसी सरन उसके फोरहेड पे किस करती है, और उसके सर को सहलाते हुए कहती है कि बच्चा मुझे नहीं पता कि मैं अब कितने समय के लिए और हूँ,
और वो विंग को मतलब बुलाती है। विंग का हाथ वो शाव को पकड़ा देती, शाव के हाथ को वो विंग को पकड़ा देती है और कहती है कि आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तो लिटिल तुम्हारी सिस्टर है और आज से तुम इसे अपने बच्चे की तरह पालना और इसका अच्छे से ख्याल रखना। शायद अब आगे हम मैं तुम्हारी साथ नहीं दे सकती, वो ऐसा ही बोल रही होती है। और ये सुनने के बाद तो पिंक को और भी ज़्यादा रोना आ रहा था, वो और भी रोने लगता, कहता मदर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब मिल के साथ में रहेंगे ना, हम सब शाह को परेशान भी कर, अब वो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं संभालूंगा, आपको पता नहीं है वो कितनी ज़्यादा शैतान है, वो हमेशा मुझे परेशान कर देती है, आप ही हो जो उसे संभाल पाती हो, मैं बिल्कुल नहीं संभाल पाता, मैं नहीं उसका ख्याल रखूंगा, समझ में आया। और वो ऐसा ही बोल रहा होता है और उसके अभी आंखों से आंसू गिरे जा रहे होते हैं। कंसीचरण ऐसा ही उसे बोलते हुए स्माइल करते हुए और वो बस ऐसे ही शांत हो जाती है। विंग और शाओ वो दोनों बस कंसीचरण को देख रहे होते हैं और विंग कहता है कि मम्मा मम्मा, और शाओ वो दोनों ही मम्मा मम्मा करने लगते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं और वो जब उन्हें चेक करते हैं तो वो नो रिस्पॉन्स पाकर वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो दोनों ही और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और विंग तो जाके उस डॉक्टर के फेस पे पंच ही मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसा करने की, चुपचाप मेरी मदर को अच्छे से देखो, समझ में आया, सॉरी कुछ देखा नहीं, बस सॉरी, जल्दी जल्दी देखो। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, उसके डार्क पेरामेंट्स जो कि उस हॉस्पिटल में रूम में फैल रहे होते हैं। शाव जो कि अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जब शाव को देखता है रोते हुए तो वो जल्दी से जाकर उसे भी शांत करने लगता है, कहता है कि देखो बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मा अभी उठ जाएंगे, हाँ हम लोग को मम्मा के साथ घूमने जाना है ना, अरे हाँ हाँ अब तो संडे आ रहा है, मम्मा के साथ हमें पिकनिक पे भी तो जाना है, चलो शांत हो जाओ, अगर तुम रोती रहोगी तो मम्मा नहीं ले जाएगी तुम्हें, समझ में आया। इस पर शाव कहती है कि मम्मा ले जाएगी ना, और वो है ऐसे ही करके भी को पकड़ कर और भी ज़्यादा टाइटली हक करके अब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि भाई वो छोटी बच्ची थोड़ी थी, 14 साल की थी, उसे पता है कि डेथ क्या होता है। और वो दोनों ऐसे एक दूसरे को पकड़ के रोने लगते हैं और तब बींग के माइंड में क्लिक करता है उसके फादर, वो डॉक्टर से पूछते हैं कि उसके फादर कहाँ है। तो इसमें वो कहते हैं तो उसके फादर तो वहीं पे ऑन द स्पॉट की डेथ हो चुकी हुई होती है, सिर्फ उनकी मदर की ही थे और अब तो वो भी नहीं रही। यह सुनने के बाद तो बींग के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, वो ज़मीन पर बैठ जाता है धड़ाम से और उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरे जा रहे होते हैं। और शाव वो उसका तो दिमाग ही हिल चुका होता है, उसके आगे आंखों के सामने अब पूरा धुंधला धुंधला फील होता है और वो बस नीचे धड़ाम से करके गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज़ से विंग अपने माइंड में वापस आता है और वो शाव की तरफ देखता है। वो शाव को वो देखता है कि ऐसी हालत, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से शाव को गोद में उठा लेता है और उसे चेक करके उठा लेता है। शाव शाव उठो उठो, शाव तुम्हें क्या हुआ, नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, मेरी मेरी फैमिली में तुम हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, जाओ जाओ उठो जाओ। और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और डॉक्टर जल्दी से उसे हटाकर, यानी कि वो कहते हैं कि हमें इसे ट्रीटमेंट करने दीजिए जल्दी। और वो शाव को जल्दी जल्दी ट्रीट करने लगते हैं। शाव को बहुत ही ज़्यादा पैनिक अटैक आया हुआ होता है, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसने एक पल में अपने मदर फादर दोनों को खो दिया। इसी वजह से वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब वो अनकॉन्शियस हो जाती है। अभी वो तो खुद ही एक अधमरे हालत में था, वो बस अपनी लिटिल बहन को देख रहा होता है जो कि वहाँ पे लेटी हुई होती है अनकॉन्शियस हालत में। अब उसे ही सब कुछ संभालना है, वो अगर टूट गया तो वो अपनी बहन को कैसे संभालेगा। वो लिटिल अपने यानी कि यार सॉरी, वो अपनी उस बहन को कैसे संभालेगा जो कि खुद अभी उस हालत में नहीं है। और बस अब उसकी फैमिली में वही है, वो अगर टूट जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वो खुद को किसी भी तरह या स्ट्रॉन्ग करता है और कहता है कि अब भी तुम ऐसे टूट नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम टूट गए तो एक और पर्सन है जिसे तुम खो दोगे, और अब तुम इतने ज़्यादा तुम्हारा दिल मजबूत नहीं है कि तुम अब एक और पर्सन को खो सको। और वो किसी भी तरह खुद को शांत करता है और अपने मदर फादर का फ्यूनरल करता है और अपनी ए, बहन के पास शाव के पास चला आता है। वो शाव को देखता है जो कि चुपचाप शांति से बैठी हुई होती है। भी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, ये चहकती हुई परिंदा, ये हमेशा हर किसी पे फेस पे स्माइल रहती है, लेकिन आज इसी के फेस पे स्माइल नहीं है, उसे भी बहुत बुरा लगता है। ऐसा ही अब दिन बीतने लगे हुए होते हैं। शाव जो कि अब धीरे धीरे उन गम को अब यानी कि भूल रही होती है, क्योंकि वो देख रही थी कि उसका गला और भी ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा कोल्ड हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वर्क में लीन कर रहा है, अपना ख्याल भी नहीं करता। वो भी अब
खुद को संभालती है और वो फिर से पहले की तरह रहने की कोशिश करने लगती है और वो अपने गगा के साथ ही अब आराम से रह रही होती है। ऐसा ही उनका फ्लैशबैक अब ख़त्म होता है। वीक यानी कि वांगजी ये सब जानने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस वक्त उसे उसकी विंग को ज़रूरत थी वो उस वक्त वहाँ नहीं था। उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों क्यों नहीं था वो उसके सामने, और वो विंग को ऐसे ही बहुत ही टाइटली हग कर रहता है और फिर अब ऐसा ही बोलता बोलता बहुत ही रो रहा होता है। वो वहीं पे वांगजी को हक किया हुआ सो जाता है। वांगजी उसको लेटाकर उसी के बगल में लेट जाते हैं और बस विंग को देख रहा था, उसके फेस को टच कर रहा होता है। कहता है आई एम सॉरी, जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था उस वक्त मैं नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा ओमेगा हूँ, मैं परफेक्ट ओमेगा नहीं हूँ। और उसकी भी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। ऐसे ही अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है। बाकी सारे क्यूरियस परिंदे जो कि दरवाजा के बाहर खड़े हुए होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर अंदर हुआ तो हुआ क्या। और वांगजी कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोलता है। अब उन दोनों के बीच सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुका होता है। विंग ने वांगजी को माफ़ कर दिया होता है। उसने कहा था कि वो उसे एक चांस देगा। वांगजी इसी से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। उसे ऐसा यही तो चाहिए था, उसे बस एक चांस चाहिए था विंग से, और विंग ने जो कि उसे एक चांस दे दिया होता है। वांगजी जो कि हैप्पी था, और वो बाहर निकलता है और वो अपने मदर को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। वो कहता है मदर मदर मदर, उसने मुझे एक चांस दे दिया, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। इस इधर शाओ, बाकी क्या कहते हैं, शियानयू, लैंसिचेन, चेंग, लैंडकिरेन, सबके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। उसके 3 दोस्त बंदर थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। और वो लोग कहते हैं कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। वो लोग हाँ कह देते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक कांड किया हुआ होता है, यानी कि वो हम बाद में जान लेंगे। ओके, वो लोग ऐसे ही नीचे आ जाते हैं। विंग भी कुछ देर में आ जाता है। उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो ड्रिंक भी नहीं किया, फिर उसके सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। वो ऐसे ही नीचे आके बैठ जाता है। तभी शाह उसके पास हैंगओवर सूप ला के दे देती है। गदा गगा आप ये पी लो, आपका हैंगओवर ठीक हो जाएगा। और विंग जो कि पी लेता है उसे जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके ब्रेन में सच में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है और उसे बहुत ही हेडेक फील हो रहा होता है। वो बस शांति से कुछ देर बैठता है। धीरे धीरे अब उसे आराम फील हो रहा होता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं और शाम जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी अपने गगा के लिए, वो विंग को हक कर लेती है, कहती है गगा मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ और आपके लिए भी कि आपने साहब को एक चांस दे दिया। इसलिए वो कहते हैं कि साहब जी वो भी कहते हैं साहब जी कौन सी साहब जी, इसमें श्याव कहता है क्या गगा आप ऐसे नाटक मत करो, मुझे पता है कि साहब जी ये नहीं। और वो लेनजन की तरफ दिखाता है। लेनजन खुद पे प्रिंट आउट होता हुआ दिखता है, क्या साहब जी? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल आप मेरी साहब जी ही तो हो। तो कहते हैं लेकिन कैसे? और फिर वो शाव की तरफ देखने लगता है। कहता है अगर विंग ने उसे एक चांस दिया तो ये ओमेगा कौन है, क्योंकि अब तक उसे तो भाई पता ही नहीं था कि शाव उसकी है लगती कौन है। वो अ, लेकिन अब जान चुका होता है। ये पहले जितना जेलस हुआ करता था अब वो उतना नहीं होता, क्योंकि वो जान चुका था कि शाव आखिर है कौन। ये उसकी वही अडोप्टेड सिस्टर है, जिस वक्त वो उसने उसके उस वक्त में साथ दिया जिस वक्त हर कोई उसे दूर जा चुका था। और वो शाव को देख रहा होता है। शाव कहता है क्यों सर जी, मैंने सही कहा ना, गगन ने आपको सब कुछ बता दिया था, आपको तो मेरे बारे में पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। इसको कहता है पता चल गया। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं। विंग वांगजी अक्सर अब डेट पे जाया करते थे। नहीं वो अपने मर्जी से नहीं जाया करते थे। विंग यानी कि शाओ जो कि ज़बरदस्ती उन दोनों को डेट पे भेज दिया करती थी और कहती थी जाओगे नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। अब वो उन दोनों को ज़बरदस्ती डेट पे भेज दिया करती थी। और वो ऐसा ही हर हमेशा एक छोटा छोटा प्लान, क्या कहते हैं यार, छोटा छोटा हम लोगों का डेट फिक्स कर दिया करते थे। और वो लोग भी अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। विंग ने अब वांगजी को माफ़ कर दिया होता है और वो लोग अब मैरिज की तैयारी कर रहे होते हैं। शाओ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है। शाओ जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने भाई के लिए, और वो पूरी तैयारी में लगी हुई होती है। और उसने तो सबको पूरा धमका के रखा होता है कि अगर मेरे गगा की शादी में किसी भी चीज़ की कमी हुई ना तो मैं मार डालूंगी। आई स्वेयर मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं एक बार भी, कि हाँ वो मेरा कौन है, दोस्त है, भाई है, बहन है, कुछ भी है, लेकिन मेरे गगा के शादी में कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, पहले बता रही हूँ मैं। और वो बस ऐसा ही सब कुछ चिल्लाई जा रही होती है और सब क्या ही कर सकते थे इस लिटिल लेवल का, सब उसका बात मान रहे होते हैं। और उसके साथ 3 और उसके क्राइम पार्टनर जो कि हर वो चारों मिलके तो और ज़्यादा हुदंग मचाए हुए होते हैं। लेन सिचन को उन्हें तो अपने बेटे को देख देख के बस यही शौक लग रहा होता है, अरे यार उनका बेटा कितना प्यारा मासूम सा बच्चा था, ये कितना अब शैतान हो चुका है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिजुई वांगजी की तरह ही साइलेंट पर्सन बने, क्योंकि सिजुई की काफ़ी हरकतें बिल्कुल वांगजी से मैच किया करती थी। इसी वजह से वो थोड़े थोड़े परेशान भी रहते थे। मगर शाव की वजह से वांगजी अब यानी कि
क्या कहते हैं यार, सिजुई पूरा का पूरा स्पॉइल किड बन चुका होता है और उसे बहुत ही खुशी मिलता है कि हाँ अब उसका बच्चा पहले की तरह शांत नहीं रहा, पूरी तरह स्पॉइल तो नहीं मगर शैतानियाँ अब वो भी करने लगा होता है। और ऐसा ही सब लोग धूमधाम से शादी की तैयारियाँ कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। उधर मिंग वांग जी वो दोनों तो अलग ही जोन में थे, वो दोनों भी हैप्पी थे। वो लोग अब अपने पिछले सारे गम को भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते थे एक दूसरे के साथ। और वो लोग भी अपना हमें हमेशा यानी कि जो शेयर डेट पे भेज दिया करती थी वो लोग जाया करते थे, मगर इधर 1 महीने से वो दोनों ही एक दूसरे से मिले नहीं होते क्योंकि उन दोनों की शादी 1 महीने बाद उन सब लोगों ने फिक्स की हुई थी। और श्याओ ने और लैन किरेनी सब ने कहा था, यानी कि लैन किरेनी सब ने भी बड़े लोगों ने कहा था कि शादी से पहले मैं अब नहीं मिल सकते। इसी वजह से उन लोगों ने उन्हें मिलने ही नहीं दिया था। भी कहीं पे मिलने की कोशिश भी करता तो श्याओ बीच में टपक पड़ती कहती ना 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 बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समझ में आया, शादी के बाद जो मिलोगे तो उसका मज़ा ही कुछ और ही होगा। और इतना वो नाटक कर कर के बोलने लगती है कि जब शादी की रात मिलोगे आप दोनों वेडिंग नाइट पे, आप उसका घूंघट उठाओगे, फिर उसको इतने लंबे समय के बाद उसका फेस देखोगे तो सोचो आपको कितना अंदर से एक्साइटमेंट फील होगा और आप अपने आप पे फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो ऐसा ही बकबक कर रही होती है और भी वो तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी अपनी उस शैतान बहन को देख रहा होता है कि यार ये क्या क्या बकी जा रही है। वो फिर से उसके कान को पकड़ लेता है, कहता है श्याओ तुम ये सब कहाँ से सीखे हो, पहले मुझे बताओ तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। इस पे श्याओ कहती गगा गगा छोड़ो मुझे, गगा बहुत ही ज़्यादा गंदी हो, प्लीज़ गगा छोड़ो मुझे। और वो बस ऐसा ही बोल रही होती है, लेकिन वो कहता है कि तुमने ये कहाँ से सीखा है। इस पे वो कहती है कहीं से भी सीखा है ना, अरे मैं कोई बच्ची भी हूँ, बच्ची थोड़ी हूँ, मुझे मुझे सब कुछ पता है। और वो वहाँ से भाग लेती है और पीछे जो कि क्या कहते हैं यार, शियानियो आया हुआ होता है श्याओ से मिलने के लिए। तो वो अपने यानी कि वो देखता है दोनों भाई बहन की लड़ाई को, वो छोटे से स्माइल कर रहा होता है और बस एक साइड में खड़ा होता है। जब श्याओ वहाँ से भाग जाती है तब विंग की नज़र शियानियो पे पड़ती है और वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, प्लीज़ उसका ध्यान रखना, मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छे हो और उससे बहुत ही प्यार भी करते हो, मगर वो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। कभी उस पर अगर वो कोई नादानी कर दे तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना और उस पर गुस्सा मत होना। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस पर शियानियो कहता है गगा मुझे पता है और मैं उसके इसी नेचर से तो प्यार करता हूँ और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग भी छोटे से स्माइल करता है और वो लोग ऐसे ही अब अपने शादी के दिन यानी कि शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही होती है और अब मैरिज के दिन आ चुकी हुई होती है। विंग वांग जी जो कि स्टेज पे खड़े हुए होते हैं और यहाँ पे श्याओ जो कि अपनी आंखें एकदम चमकती हुई आंखों से उन दोनों की तरफ देख रही होती है। और शियानियो उसकी नज़र तो श्याओ से ही नहीं हट रही होती है क्योंकि श्याओ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और शियानियो वो तो बस श्याओ को ही देखे जा रहा होता है। शियानियो ने कुछ समय पहले ही श्याओ को प्रपोज किया था, श्याओ को भी वो पसंद था इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया था। वो दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और श्याओ को भी श्याओ को भी शियानियो की कंपनी बहुत ही अच्छी लगी करती थी। और ऐसा ही अब दिन बीत रहा होता है, यानी कि यार मैरिज पे वापस आते हैं। श्याओ जो कि अपने चमकती हुई आंखों से अपने गगा को और होने वाली शादी को देख रही होती है। तभी प्रीस्ट अपना सारा रिचुअल कंप्लीट करने के बाद उन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं। यह सुनने के बाद तो श्याओ की आंखें और भी ज़्यादा चमकने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं किस 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 गगा किस करो, गगा किस करो। और उसके साथ साथ बाकी 3 जो थे उसके फ्रेंड यानी कि सुजोई, जिंगई और युआन जिनलिंग, उसके टीम में एक और आ चुका होता है जिंगलिंग। ओके, ये चारों पांचों मिलकर किस चिल्ला रहे होते हैं और उधर वांग जी उसके तो कान एकदम रेड रेड हुए जा रहे होते हैं। और वी वो उस बस स्माइल कर रहा होता है, अपनी बहन की हरकतों को देख रहा होता है। वो कहता है ये कभी नहीं सुधरेगी और वो वांग जी को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और वांग जी को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। बहुत ही देर तक वो किस कर रहा होता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लगभग 2-3 मिनट बीत चुके हुए होते हैं। उधर वांग जी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है मगर भी जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इधर भी श्याओ और उसके फ्रेंड्स सब अपनी इंटेंस नज़रों से बस देखे जा रहा होता है। तभी वो चिल्ला के कहती है गगा साहू जी को छोड़ भी दो, साहू जी को क्या मारना चाहते हो आप, बाकी काम आप रात को कर लेना, अभी छोड़ दो। तो इस पर सब हंसने लगते हैं और वांग जी बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है। विंग को उसे फर्क नहीं पड़ता, वो तो स्माइल कर रहा होता है। कुछ देर में अब यानी कि शादी अब कंप्लीट हो चुकी होती है। वो लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। श्याओ जो कि पूरे पार्टी में खूब मस्ती कर रही होती है और शियानियो उसके आगे पीछे घूम रहा होता है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी श्याओ को थोड़ा सा भी परेशान करे, क्योंकि
वो देख रहा होता है कि पार्टी में आधे से ज़्यादा अल्फाज जो कि उसके एज के हैं वो सारे श्याव को ही देखे जा रहे थे, और इसे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो श्याव को पकड़ के एक साइड में ले जाता है और उसे बोलता है कि श्याव थोड़ा आराम से अपना करो, यानी कि सब कुछ करो, आराम से रहो, समझ में आया, इतना उछल कूद मत करो। इस पर श्याव कहती है, गगा आप कितने गंदे हो, आप मुझ पे अभी से ही हुक्म जता रहे हो, जाओ मैं गगा से बोल दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। श्याव उसको यानी कि शैली उसे समझाता रहता है कि प्लीज़ तुम थोड़ी अपनी आपको देखो, तुम्हारी ड्रेस थोड़ी रिवीलिंग है, तुम्हारे ऊपर से नेक विजिबल हो रही है, जिस पे सारे अल्फाज देख रहे हैं, क्योंकि उसने ब्रेस्ट के नीचे से जो टक्सीडो था उस टाइप का पहन रखा होता है वो, और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, पिंक कलर का उसने पहन रखा होता है। और श्याओ जो कि एक आयन भरता है वो कुछ नहीं कर सकता था, वो बस जा रहा देख रहा होता है, लेकिन अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे सारे अल्फाज उसके ओमेगा को देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव उसके अंदर जागने लगता है। वो अपना कोट उतार के श्याओ के ऊपर उड़ा देता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम इसे पहने रहोगी, समझ में आया, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें ऐसे देखे सिवाय मेरे। वो ऐसे ही करके श्याव की आंखों में देख रहा था। श्याव तो बस एक पल के लिए घबराई गई होती है इतना डीप शियानियों की आवाज़ सुनकर, लेकिन वो कुछ नहीं करती, वो उसे ओढ़े रहती है। इतना पॉजिटिवनेस देख के विंग को भी बहुत अच्छा लगता है। वांग जी भी उसे देखते हुए कहता है कि हाँ ये लगता है श्याव के लिए परफेक्ट है। इसमें विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा। और ऐसा ही मैरिज के यानी कि वो बैंक्वेट खत्म हो जाता है, सब लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। श्याव और उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ जाकर बस विंग के आने की क्या करें इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जब विंग की कार आती है तो वो वांगजी को लेकर और उसे पूरे रास्ते टीस करती हुई जाती है कि वांगजी गगा को बोलना कि ज़्यादा फोर्स यानी कि हार्श नहीं होने के लिए, ठीक है ना, और आज जेंटल रहेंगे गगा। और आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, मैंने सारी चीज़ रख दी है ये आपके रूम में, ठीक है ना, और इंजॉय करना, ठीक है। और कल मैं पूछूंगी आपसे कि काका कैसे थे, ठीक है, ओके बाय बाय। और अपना ध्यान रखना, और पेन किलर भी मैंने रख दिया है। ऐसे ही करके वो बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ से वांगजी से बात करते हैं। वांगजी वो तो पूरा लाल पीला टमाटर हो रखा होता है। वो कहता है शियानियो भले शाओ प्लीज़ बोलना बंद करो, क्योंकि इतने दिनों में वांगजी और श्याओ की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो चुकी हुई होती है। श्याओ कहती है ओके ओके मैं अब आर्टिस्ट नहीं करूँगी, और वो वांगजी को वहाँ अच्छे से बैठाकर वहाँ से चली जाती है। और वो नीचे आके देखती है अपने गगो को, और कह रहे फिर अपने गगो को परेशान करने लगती है। और वो कहती है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी रूम में जब तक आप मेरी एक डिमांड नहीं मानोगे। इसमें वो कहता है तुम्हारी हर एक डिमांड तो मैं मानता हूँ, अब इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए। इसमें वो कहती है कि पहले बोलो कि मैं जो मांगूंगी आपको देंगे। तो इस पर कहता है हाँ हाँ दे दूंगा, क्या चाहिए तुम्हें। इस पर वो कहता है कि न्यू क्या कहते हैं यार उस स्पोर्ट का जो कि न्यू आई है मुझे वो चाहिए। इस पर विंग कहता है कि लेकिन तुम्हें तो कार चलाना आता नहीं है, फिर तुम उसको लेके क्या करोगे। तो कहते हैं नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मगर मुझे चाहिए, मुझे चलाना नहीं आता तो मैं सीख लूँगी पर मुझे चाहिए। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं ला दूंगा, ठीक है हो गया तुम्हारा डिमांड फुलफिल। तो कहते हैं हाँ ठीक है अब आप जा सकते हो, इंजॉय करना, बाय बाय, और जेंटल रहना, गए साहू को ज़्यादा परेशान मत करना। वो ऐसे ही बोल के वहाँ से भाग लेती है। और विंग वो कुछ नहीं कर सकता था अपनी इस बहन का, वो भी चला जाता है रूम में। रूम में जाने के बाद वो वांगजी का बेल हटाता है, और वो वांगजी को देख के मिसमराइज हो जाता है, क्योंकि वांगजी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। वो बस वांगजी को ही देखे जा रहा होता है। वांगजी जब देखता है कि विंग बस उसे एक टक घूरे जा रहा था, उसे और भी ज़्यादा शर्माने लगती है। वो वांगजी कहता विंग ऐसे देखना बंद करो। इस पर विंग कहता क्यों नहीं देखो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ जो कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, तो मैं क्यों नहीं देखूँ उसको, एक चांद से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस पे वांगजी कहता है विंग फ्लर्ट करना बंद करो। इस पे कहता है ठीक है मैं फ्लर्ट करना बंद करता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ। और वो वांगजी को पकड़ कर सीधे पेट पे गिर जाता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा डीप पैशनेट किस करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में उन दोनों के कपड़े नीचे फ्लोर पे पड़े हुए होते हैं, और पूरे रूम में बस मॉर्निंग की आवाज़ आ रही होती है। वांगजी और भी ज़्यादा फास्ट डीप हार्ट करने के लिए बोल रहा होता है, और विंग जो कि उसके पूरी डिमांड को फुलफिल कर रहा होता है। ऐसा ही अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है। विंग ने वांगजी को 5 बजे तक नहीं छोड़ा था। वांगजी की पूरी हालत खस्ता होकर रखी हुई थी, वो बेड से उठने के काबिल भी नहीं था। और विंग बस उसे देख रहा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम मेरे हो ही गए वांगजी। और वो एक बार और वांगजी के लिए उस पर एक छोटा सा पैक करता है और उसे हक करके सो जाता है। अब सुबह के 12 बजे जो कि वांगजी या मीन विंग की आँख धीरे धीरे खुलने लगती है, तो वो देखता है कि उसके बाहों में उसका प्यार बिलव्ड वन सोता हुआ उसे
बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, सपनों जैसा फ़ील हो रहा होता है। और फिर वो वहाँ से उठता है, फ्रेश हो जाता है। वो वांग जी को भी उठाकर अच्छे से फ्रेश करा देता है। वांग जी जो कि उठना नहीं चाहता था क्योंकि उसे बहुत ही पेन हो रहा था अपनी बॉडी में। बीइंग ने मेडिसिन खिला दी हुई होती है उसे। और वो वांग जी को कहता है कि चलो अब ब्रेकफ़ास्ट कर लो। इस पे वांग जी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। इस पे वो कहता है कि अब हमें चलना चाहिए थोड़ा, यानी कि तुमने पेन किलर लिया है ना, अब उतना पेन नहीं होगा। वो वांग जी को लेकर गोद में नीचे आ रहा होता है। और नीचे श्याम जो कि बैठी हुई होती है एक टीजिंग सी स्माइल लेकर, और वो बस देख रही होती है उन दोनों को। विंग आकर उसको साइड में बैठा देता है, वांग जी को खुद बैठ जाता है। कहता है कि क्या अब तुम ऐसे क्या देख रही हो? इस पे वो कहती है इतना लेट हो गया, क्या कर रहे थे अब तक? क्या अब तक आपने नहीं छोड़ा था साहब जी को? हो, अब ठीक तो हो ना साहब जी? हाँ, आप चल पाओगे कि नहीं? कि एक आध हफ्ता तक आप चलने की हालत में हो नहीं हो? इसमें वांग जी की फेस नीचे करता है। यार उसको बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती। ये सच में बहुत ही ज़्यादा सेमलेस है, बिल्कुल अपने भाई की तरह। क्योंकि वांग जी ने पहली बार विंग का सेमलेस देखा होगा था। पूरी रात विंग ने कितना उसे, यानी कि वो सेमलेस बातें की हुई होती है। वांग जी आप समझ पाता है उसकी बहन ऐसी क्यों है। भले उन दोनों में ब्लड रिलेटिव नहीं है, लेकिन उन दोनों की हरकतें एक जैसी हैं। वांग जी उसे कहता भी है कि तुम दोनों एक जैसे हो। इसमें वो कहते हैं हाँ, मुझे भी मदर को भी यही लगा था जब उन्होंने पहली बार श्याम को देखा था। इसी वजह से तो आज वो मेरी बहन बन गई है। अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरी बहन के साथ। वो सच में मेरी टिटो कॉपी है, और वो मुझे अच्छी तरह समझती भी है। और मुझे कहीं से भी बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि वो मेरी अडॉप्टेड डॉटर यानी कि अडॉप्टेड बहन है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसके साथ बात-उत करने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो कहती मुझे पता है, मैं भी उसके साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि वो कैसी है। वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट इनोसेंट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। वांग जी जो कि श्याओ को देख रहा होता है, और विंग को उसे हल्का-हल्का इन दोनों का फेस सिमिलर लगता है। लेकिन वो फिर कहता है कि हो सकता है एक रंग के 7 आदमी होते हैं इस दुनिया में, इसी वजह से कहीं इन दोनों का फेस हल्का होगा, मिलता-जुलता। वो फिर इस बात को इग्नोर कर देता है। ऐसा ही टाइम बीतने लगा होता है। वांग जी जो कि किचन में कुछ काम करने के बाद आ रहा होता है, और श्याम जो कि हाल ही फिलहाल यानी कि जल्द ही थोड़ी देर पहले ही कॉलेज से आई हुई होती है। और वो बस डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुछ ना कुछ खाए, यानी कि अपना ब्रेकफास्ट या कि डिनर कुछ भी कर रही होती है। वहीं पे बैठ के खा रही होती है अपना नूडल्स। और वो खाते-खाते सुनती है धड़ाम से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़। जो वो जब पीछे पलट के देखती है तो देखती है कि वांग जी जो कि गिरा हुआ है, उसका यानी कि चॉपस्टिक उसके हाथों से गिर जाता है। वो दौड़ के जाती है वांग जी के पास, आजा कहती है साहू जी क्या हुआ? क्योंकि वो वांग जी को साहू जी किया करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से विंग को कॉल कर देती है, और कुछ सर्वेंट्स के हेल्प से वांग जी को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। विंग को जब खबर मिलती है कि वांग जी बेहोश हो गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो भी हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वो शाम के पास जाता है, कहते हैं क्या हुआ? इसमें शाम कहती है नहीं काका, मुझे नहीं पता, मैं तो नूडल्स खा रही थी, और बस मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो सब्जी गिरी हुई होती है। काका सब्जी ठीक तो हो जाएगी ना? तो उस पे कहता है कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स के पास जल्दी से जाता है, पूछता है कि क्या हुआ मेरे वाइफ को? इस पे वो लोग स्माइल कर रहे होते हैं, और वांग जी को देखते हुए यानी कि विंग को देखते हुए कहते हैं कांग्रेचुलेशन मिस्टर विभूषियन। यह सुनने के बाद विंग को बहुत ही गुस्सा आता है। यार उसके हस्बैंड को, उसके ओमेगा को क्या परेशानी है वो नहीं बता के ये डॉक्टर उससे कांग्रेचुलेशन करता है। विंग कुछ कहता है, उससे पहले ही श्याओ आके एक पंच धर देती है उसके माउथ पे, और कहती है कि तुम बेवकूफ़ डॉक्टर, मेरे साहू जी को क्या हुआ है वो बताने के बजाय कांग्रेचुलेशन कर रहे हो। तुम्हारे कांग्रेचुलेशन का क्या मैं तेल डालूं? चुपचाप बताओ मेरी साहू जी कैसी है? इस पे वो डॉक्टर कहते हैं अरे यार ये ओमेगा कितना वाइल्ड है, इसका अल्फा इसको कैसे संभालेगा? वो अपने मन में बस यही सोचता है, क्योंकि श्याओ जब से हॉस्पिटल में आई हुई होती है, वो तब से वांग जी आई मीन डॉक्टर्स को परेशान करे जा रही होती है। डॉक्टर भी परेशान हो चुके होते हैं उससे, इस ओमेगा से। और शियानियो वो तो बेचारा साइड में खड़ा हुआ बस देख रहा होता है। वो कुछ नहीं कर सकता था अपने इस ओमेगा का, और वो बस अपना सिर से करता है। वो डॉक्टर बेचारा अपना मुंह संभालते हुए उठता है और कहता है कि आपकी साहू जी प्रेग्नेंट है, बस यही इसलिए मैंने कांग्रेचुलेशन कहा था, आपने तो मेरा मुंह ही तोड़ दिया। और वो डॉक्टर यानी कि शवती क्या कहा तुमने? फिर उसके माइंड में एक बात क्लिक करती है प्रेग्नेंट। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है, कहती है गगा मैं आंटी बनने वाली हूँ, मेरे छोटे छोटे नेफ्यू आने वाले गगा, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच गगा, आई लव यू सो मच गगा, मैं आंटी बनी हूँ। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करके
उछलने लगती है। विंग भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो भी कहता है हाँ मैं भी अब डैड बनने वाला हूँ। वो भी बहुत हैप्पी होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और श्याम वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो तो पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटने लगती है, बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचा रही होती है। जब वांगजी विंग को वांगजी को होश आता है तब वो लोग अंदर जाते हैं। वांगजी को भी ये खुशखबरी बताया, वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। लैन फैमिली को भी बताया जाता है, वो लोग सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। इन्हीं बीच में श्याओ की और यू की उन दोनों की ही मैरिज हो चुकी हुई होती है, क्योंकि श्याम ने कहा था कि वो अब श्याव यानी कि शियान्यू ने कहा था कि वो अब श्याव से दूर नहीं रहना चाहता, वो भी अपने ओमेगा के साथ रहना चाहता। उन दोनों की मैरिज हो चुकी होती है, लेकिन उन लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि जब तक उन लोगों की स्टडी कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो लोग एक दूसरे के क्लोज उतना नहीं आएंगे, ये उन लोगों ने कह दिया होता है। और एक शर्त पे उन लोगों की मैरिज हो गई हुई होती है और वो लोग वे मेंशन में ही रहते थे, क्योंकि शरयू वो अनाथ था और वो दूसरे अपार्टमेंट में रहना चाहता था। श्याम जो कि अपने गंगा से दूर और अपने सावजी से दूर नहीं रहना चाहती थी, तो विंग ने शैन्यू से बात किया था। शैन्यू मान गया था, क्योंकि वो बस श्याम की हैप्पीनेस भी चाहता था, इसलिए वो लैंड में समय रहने के लिए मान गया होता है। वो कॉलेज जाता है और कॉलेज से फिर ऑफिस चला जाता है विंग की हेल्प करने के लिए, और श्याम जो कि घर पे ही रहता है वांगजी के साथ। वांगजी भी क्या कहते हैं यार अपने कंपनी जाया करता है, लेकिन अभी वो कुछ समय से नहीं जा रहा होता है, क्योंकि वो अभी श्याव के साथ घर पे ही रहना चाहता था। अभी उस 3 महीने की उसके गगा ने उसे अपने ऑफिस से छुट्टी दे रखा होता है, क्योंकि उसने कहा था कि अभी तुम अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करो और उन्हें जानो और वो भी तुम्हें जाने। वो बस यही इसलिए वांगजी को छुट्टी देगा। वांगजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो आराम से श्याव के साथ मस्ती करता था। और 3 महीने बाद यानी कि 2 महीना हो चुका होता है उनकी मैरिज को, और वांगजी 2 मंथ प्रेग्नेंट था। ओके, तो ऐसा ही अब दिन बीतने लगता है। वो वांगजी जो कि हमेशा विंग को इतना परेशान किया करता था, जिसे तो श्याव बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया करती थी, और वो विंग को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाया भी किया करती थी। विंग बहुत ही श्याव पे गुस्सा हो जाया करता था, क्योंकि श्याव से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाया करती थी। श्याव कहता है कि विंग कहता है श्याव तुम मुझे इतना परेशान क्यों करती हो। फिर श्याव कहती है मैं तो करूँगी। और वो ऐसे ही वांगजी के पीछे जाके छुप जाती है, वांगजी के पास अपना पाउड फेस बना के कहती है वांगजी गगा देखो, श्याव जी ने देखो ना, गगा मुझे परेशान कर रहे, गगा मुझे डांट रहे। और वो इतने समय में वांगजी की बहुत ही ज़्यादा लाडली बन चुकी थी, क्योंकि उसे अगर कोई भी कुछ भी बोलता तो वांगजी उस पर गुस्सा उस पर टूट पड़ता, चाहे वो विंग हो चाहे शियान्यू हो। इसी वजह से वो दोनों ही अल्फाज बेचारे पीस चुके होते इन दोनों ओमेगास के बीच, और वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसा ही 9 मंथ बीत जाता है। वांगजी जो कि क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर में था, और यहाँ बाहर श्याव और विंग वो दोनों ही चक्कर काटे जा रहे होते हैं पूरे क्या कहते हैं क्या कहते हैं यार हॉस्पिटल के बाहर पूरा, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो दोनों ही चक्कर काटे जा रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, विंग से ज़्यादा तो श्याव। वो सब डॉक्टर पे बस चिल्लाई जा रही होती है कि अगर मेरी सब्जी को कुछ भी होता मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो इतने चिल्ला क्यों रहे हैं, वो बस सारे डॉक्टर्स पे चिल्लाई जा रही होती है। और शियान्यू वो तो बस उसे समझा रहा है कि टेंशन लेने की बात नहीं है, वो बेबी बर्थ दे रही है, इसी वजह से उन्हें पेन हो रहा है। इसमें श्याव कहती है तुम अगर कुछ बोलेंगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ जो मेरे पर फालतू की चला रही। वो बेचारा वो भी चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता यार, वो इस ओमेगा के आगे कुछ नहीं बोल सकता था। ऐसा ही कुछ समय के बाद बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, और डॉक्टर्स एक बच्चे को लेकर बाहर निकलते हैं। विंग उसको अपने गोद में लेता है, उससे पहले ही श्याव जाकर विंग को साइड हटा के उसे गोद में ले लेती है और कहती है वो मेरा नेफ्यू कितना ज़्यादा क्यूट है, ये तो बिल्कुल मेरे साहब जी की तरह है। और वो बस उसे देख रही होती है। विंग मुझे कहता भी है कि मुझे भी देखने दो। इस पर कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसे देखूंगी और आप अभी दूर रहो। अब इसको आप गिरा दोगे, हट कर दोगे, अब मुझे इसको लेने दो। इस पर विंग कहता है श्याव वो मेरा भी मेरे मैं कैसे उसे गिरा दूंगा, तो मुझे लेने दो। इस पर श्याव कहते नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, और उसे लेके भागने लगती है और विंग उसके पीछे पीछे। और ऐसे ही उन दोनों की कैट फाइटिंग के साथ ये एपिसोड होता है खत्म।